जी बेटा, क्लास में जो चीज़ें डिस्कस हुई थी अभी तक हमारी, उसमें हम दो तरह की ट्रांसपोर्ट जो है वो पिछले वीक प्लांट्स में पढ़कर आए हैं। एक ट्रांसपोर्ट जो है जिसके बारे में हमने कहा था कि वो वाटर एंड मिनरल्स की है, और दूसरी ट्रांसपोर्ट जो हमने कहा था दैट वुड बी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स या ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ये। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट से या ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट, हमने ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स पढ़ी थी। इसमें हमने ये दो टाइप्स डिस्कस की हैं। एक तो रूट से शूट तक है, दूसरा लीव से कहीं भी जाने वाली ट्रांसपोर्ट है। उसमें हमने कहा था कि आमतौर पर फ्लोएम यूज होता है। फ्लोएम में हमने कहा कि फ्लोएम में हर सेल जो है वो सीव ट्यूब एलिमेंट कहलाता है, और हर सेल के दरमियान का हिस्सा जो बिल्कुल सिंक की सीव की तरह जो है वो अपीयर होता है, उसको हम सीव कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट जब जुड़ते चले जाते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, तो इनका जो ऊपर और नीचे जुड़ना है वो किस बात की निशानी होता है कि ये डक्ट बना रहे हैं। तो फिर हम इनको क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं ये पूरी डक्ट जो है वो सीव ट्यूब है। जब ये सारे सेल्स जो हैं वो ऊपर तले जुड़ते हैं और ये ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये एक बिल्कुल सीव ट्यूब बना देते हैं। तो सीव ट्यूब को दूसरे अल्फाज में हम फ्लोएम कहते हैं। उसके बाद हमने पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा था कि सोर्स टू सिंक, और बाद में जो सिंक होता है वही दोबारा सोर्स बन सकता है। ये सारी सारी ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ ली थी। ये इन सब में इन्वॉल्व क्या है, बेशक जो भी हो, देखें, चाहे लीफ टू रूट हो, पहला पाथवे तो यही है ना, लीफ टू रूट। जब पोटैटो बन रहा होता है, जब प्याज बन रही होती है, तो पहला तो पाथवे यही होता है, लीफ टू रूट। जब आप प्याज को जमीन में बो देते हैं तो उसके बाद रूट टू लीव्स जाते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यहाँ से, उसके बाद वो लीव्स तक जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ये बात डिस्कस करने का मकसद क्या है कि चाहे वो लीफ टू रूट जाए चाहे वो रूट टू लीफ जाए, पाथवे कौन सा होगा, फ्लोएम, और सब्सटेंसेस कौन से होंगे, ऑर्गेनिक। देखें, हमने इस टॉपिक में शुरू में क्या पढ़ा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। तो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स में चाहे सोर्स टू सिंक हो चाहे सिंक टू सोर्स हो, पाथ में फ्लोएम यूज होगा, और सब्सटेंसेस कौन से होंगे, ऑर्गेनिक। ठीक है। तो ये जो है इस वजह से हम जो पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसको इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। खैर, इसके बाद आ जाता है कि जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होती है खास तौर पर ऐसे प्लांट्स में जो अपने जो हाइट है उसमें काफी ज्यादा बड़े हैं। खास तौर पर ऐसे प्लांट्स में जिनका मैंने रेडवुड फॉरेस्ट के प्लांट आपको दिखाए थे, बहुत ऊंचे ऊंचे जो दरख्त थे। तो उनमें जब मैं आप लोगों को जाइलम की टेंशन बता रहा था कि जाइलम में जो वाटर टेंशन होती है, जाइलम में जो ट्रांसपायरेशन की वजह से रूट से लेकर टिप ऑफ द प्लांट तक जो टेंशन क्रिएट होती है, जिसको हम ट्रांसपायरेशनल पुल कह रहे थे, उस वक्त मैंने आपको जो दरख्त दिखाए थे वो रेडवुड फॉरेस्ट था। तो रेडवुड फॉरेस्ट जो है उसमें हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो जाइलम यूज कर रहे थे। उसके अलावा ना वो प्लांट्स रूट प्रेशर यूज कर सकते हैं, ना वो प्लांट्स इम्बाइबिशन यूज कर सकते हैं, ना ही वो प्लांट्स ब्लीडिंग यूज कर सकते हैं। वो इतना लंबा कद है उन प्लांट्स का। इसी तरीके से यहाँ पर अगर इतने लंबे लंबे प्लांट्स है तो कोई सिंपल फिनोमिना नहीं हो सकता कि जिसके जरिए प्लांट्स जो हैं वो उधर जाएं, जिसके जरिए प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करें। कोई सिंपल फिनोमिना नहीं हो सकता ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करें। अब उसमें सिंपल फिनोमिना क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बहुत पर्टिकुलरली सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है। आप सिंपल डिफ्यूजन के जरिए सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े फासलों पे। ठीक है। तो इस वजह से बहुत प्रॉपर जो है वो फिनोमिना हमें वो पढ़ना होता है। इसमें देखिएगा आप लोगों को यहाँ पर इन लोगों ने वो दिखाया हुआ है, दो तरह के जो ख्यालात हैं साइंटिस्ट के, वो दोनों यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं। दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर डिस्कस हुआ है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वो है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के बारे में शुरू में इन्होंने बात कर दी, फार टू स्लो। अब देखिए, सवाल ये होता है कि डिफ्यूजन की स्पीड क्या है। स्पीड जो है ना डिफ्यूजन की, वो दो तरह की चीजों के लिए डिफरेंट होगी। अगर गैस की डिफ्यूजन की स्पीड है तो वो बहुत डिफरेंट होगी। अगर आप जो है वो लिक्विड की डिफ्यूजन कह रहे हैं तो वो भी बहुत डिफरेंट होगी। ठीक है। अगर वाटर को आप डिफ्यूज करवाते हैं तो वो जरा स्पीडीली डिफ्यूज होगा। लेकिन व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, बात हो रही है पूरे मॉलिक्यूल की, आयन की भी बात नहीं हो रही। आयन भी तेज डिफ्यूज कर लेता होगा। बात हो रही है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कौन सा, शुगर।
ठीक है। अब चाहे वो ग्लूकोज प्लांट ने बनाया हो और वो उसके ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करके ग्लूकोज को चेंज कर दे, वो फ्रुक्टोज में चेंज कर दे, ठीक है। चाहे वो उसको चेंज कर दे उससे भी ज्यादा हैवी मॉलिक्यूल सुक्रोज में, ठीक है। तो स्टिल अभी भी जो है तो दोनों ऑर्गेनिक ना, दोनों ऑर्गेनिक है, ये दोनों दोनों ऑर्गेनिक है, इनमें से कोई भी इनऑर्गेनिक नहीं है। तो जो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की डिफ्यूजन है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को, मतलब हमारे ना एक बड़ी गलत एक वो है परसेप्शन है, हमारा एक बड़ा बड़ा गलत अंदाज है चीजों को देखने का, और वो क्या है कि जो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स हैं उनकी डिफ्यूजन को हम बिल्कुल उस एंगल से देखते हैं जिस तरह हम वाटर की डिफ्यूजन को देखते हैं। ये गलत है। वाटर, गैसेस, इनकी डिफ्यूजन टोटल सेपरेट बात है, क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं उनकी जो मुस्तकिल मूवमेंट होती है। बिल्कुल इसी तरीके से लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो वेट होता है वो भी कम होता है मॉलिक्यूलर वेट का। खासतौर पे वाटर के मॉलिक्यूलर वेट तो बहुत ही कम है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर बात करते हैं इसकी गैसेस की, तो वो तो आपको पता है कि वो इंतहाई वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो तो मुस्तकिल मूव करते रहते हैं। उनकी तो डिफ्यूजन तेज होगी, लेकिन यहां पर देखिए वो सेंटर क्या दे रहा है आपको, velocities of sugar movement in phloem which on average is 1 मीटर पर आवर, एक यानी 3 फुट 1 घंटे में। ये देखिए, while the rate of diffusion is 1 मीटर पर 8 years, ये किसकी बात हो रही है? टू अकाउंट फॉर द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है 1 मीटर पर आवर, while the rate of diffusion is 1 मीटर पर 8 years। यानी इसका जो डिफरेंस है, मतलब इतना ज्यादा फासला जो है वो तय करना, वो थ्रू द डिफ्यूजन वो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो और आप देखिए डिफ्यूजन में एक और चीज जरा यहां से ना हमें जरा अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहां पर ये देखिए, ये इन्होंने लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ, इससे ऊपर वाली बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले वो लीफ जो है वो मीजोफिल सेल्स है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स में क्या बना? मीजोफिल सेल्स में आपको अच्छे तरीके से पता है ग्लूकोज बनता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है, पत्ते के सेल्स हैं। यहां से जो है वो डिफ्यूजन होकर सबसे पहले वो आएंगे बंडल शीथ सेल में, ये एक और टिश्यू होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा, और उसके बाद फ्लोएम के साथ कुछ कंपेनियन सेल्स हैं, उसके बाद आएंगे, और उसके बाद जाके कहीं आता है फ्लोएम यानी सीव एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस मॉलिक्यूल को डिफ्यूजन के लिए पहले, फर्ज कर लीजिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, अब यहां से ऊपर इग्नोर कर दें, यहां से ऊपर इग्नोर कर दें फिलहाल, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करता है, तब भी वो अपने सेल से निकलेगा, अगले सेल में जाएगा, फिर उसके बाद उसको 3 सेल क्रॉस करने पड़ेंगे, फिर जाके वो पहुंचेगा सीव एलिमेंट में। अब जो लीफ है उसके अंदर भी तो एक टिश्यू नहीं है ना। अब लीफ क्या है? लीफ टिश्यू है, लीफ ऑर्गन है, लीफ प्लांट का ऑर्गन है। इसका मतलब उसमें कई तरह के टिश्यूज हैं, कई तरह की लेयर्स हैं। तो पहले वो मीजोफिल से निकलेगा, मीजोफिल सेल से जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसके बाद वो बंडल शीथ सेल में आएगा, फिर वो फ्लोएम पेरेन्काइमा में आएगा जो फ्लोएम का कंपेनियन सेल होता है, उसके बाद अगला एक और कंपेनियन सेल है, फिर फ्लोएम है। इतनी देर में प्लांट को फूड पहुंचाने के लिए जो आप डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। डिफ्यूजन का फिनोमिना, फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट या यूं कह लीजिए कि ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन का फिनोमिना इज नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर मस्ट बी सम अदर फिनोमिना फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इन द प्लांट फ्रॉम लीफ टू रूट। लीफ टू रूट तक जाने के लिए हम देख लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर और कौन सा फिनोमिना हो सकता है। बेटा वो जो फिनोमिना है दैट इज नोन एज प्रेशर फ्लो थ्योरी। प्रेशर फ्लो थ्योरी क्या कहती है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द फ्लोएम। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर बिल्ट बाय वाटर, pressure built by water, hydrostatic, there is some sort of hydrostatic pressure inside the phloem, inside the phloem which moves the substance, which moves the substance। अब वो जहां से जहां मर्जी जा रहा है वो, अब देखें वो चाहे लीफ से फ्रूट तक जा रहा है,
चाहे वो लीफ से रूट तक जा रहा है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। चाहे वो कहीं से कहीं जाए, लेकिन वो किसके जरिए जाता है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के जरिए जाता है। ये है वो चीज जो डेफिनेशन है प्रेशर फ्लो थ्योरी की। प्रेशर फ्लो थ्योरी एक बहुत ही, जिसको आप कहते हैं कि एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में हम कहते हैं कि इट इज अ वेरी परफेक्ट डिपिक्शन ऑफ व्हाट गोज इन द साइड इन द फ्लोएम। फ्लोएम में क्या कुछ होता है, ये एक बड़ी परफेक्ट डिपिक्शन है। तो हम देख लेते हैं कि जो प्रेशर फ्लो थ्योरी है उसके मुताबिक जो फ्लोएम होता है उसके अंदर खास किस्म का कोई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, और उसकी वजह से जो है वो फ्लोएम के अंदर मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की। इधर देखिएगा, ये जो आपके सामने पिक्चर है, तो जो है हमने अब थोड़ी देर तक पढ़ना है, ठीक है। इस पिक्चर को मैं बनाऊंगा भी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए उन्होंने थोड़ा सा फासला दिखाया है बिटवीन अ लीफ एंड ए फ्रूट। ये जो थोड़ा सा फासला है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये थोड़ा सा फासला ये इंडिकेट कर रहा है कि सोर्स और सिंक बहुत करीब भी हो सकते हैं और सोर्स और सिंक बहुत दूर भी हो सकते हैं। यानी पत्ता, पत्ते के साथ ही मौजूद है एप्पल, ठीक है। अब उस एप्पल में फूड स्टोर हो रहा है, बहुत करीब भी है। पोटैटो है, लीफ है एरियल पार्ट, वहां से फूड आना है पोटैटो तक। अब वो सोर्स और सिंक दोनों बहुत दूर हो गए हैं। चाहे वो करीब हो चाहे दूर हो, दोनों सूरतों में यही मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है। अब प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है वो नंबर 1 क्या कहती है, यहां से अब आप लोगों को जो है वो एक दो पॉइंट्स और भी पता लगेंगे कि प्लांट्स use glucose in the following purposes। चंद एक जो है वो पर्पसेस हैं जिनमें प्लांट यूज करता है किसको, ग्लूकोज को। नंबर 1 देखिएगा, एनर्जी। जब प्लांट एनर्जी के तौर पे यूज कर चुका होता है ना, उसके बाद प्लांट उससे क्या बना लेता है, प्लांट उससे बना सकता है जनाब सेलुलोज। ये बड़ी जरूरी चीज है, प्लांट लाजमी बनाता है। मतलब ये दो सब्सटेंसेस जो हैं, ये दो जो मैकेनिज्म्स हैं, इनमें इनके लिए तो जरूरी है, ठीक है ना। ये मतलब प्लांट की जरूरत है। इसके बाद जो सरप्लस ग्लूकोज होता है ना, देखिए ये तो वो दो चीजें हैं जो कंपलसरी मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। अगर प्लांट को ये दो मकासद पूरे नहीं हो रहे तो प्लांट अपना जो फूड है वो किसी भी फ्रूट में या किसी भी रूट में डिपॉजिट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं जी मेरे पास जो है वो बहुत इनफ पैसे हैं, इनफ से मुराद ये है कि सॉरी जस्ट इनफ पैसे हैं। सेलुलोज क्यों बनाएगा, नए सेल बनाने के लिए। जब उसने नए सेल बनाने हैं तो ऑब्वियसली सेलुलोज बनाना है उसने, ठीक है। एक मिनट बात सुन लीजिएगा, मेरे पास जस्ट इनफ पैसे हैं, मैं कहता हूं जी मैं पहले उन पैसों को अपनी जरूरियात के लिए पूरा कर लूं, फिर मैं किसी को दे दूंगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास मोर देन इनफ है, मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहूंगा कि चलो यार इसको इस काम में लगा लेते हैं, इस काम में लगा लेते हैं। पैसे जेब में तो टिकते नहीं है, ठीक है, वो तो खुजली होना शुरू होती है हाथ में, यार किसी तरह पैसे बाहर निकले। तो अब क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट जो है वो ग्लूकोज को, असल में सेलुलोज को प्लांट देखिए हर वक्त ग्लूकोज को सेलुलोज में कन्वर्ट नहीं करेगा, हर वक्त की बात नहीं है, ठीक है। जब जरूरत होगी तो प्लांट ग्लूकोज को सेलुलोज के बनाने के लिए यूज करेगा, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो तब क्या होगा, अब वो बात आने लगी है ना। आप ये बात तो गौर करें ना, देखिए यहां पर, अब देखिए यहां से अब आगे मैं क्या लिखने लगा कि अगर सरप्लस ग्लूकोज है, सरप्लस ग्लूकोज का मतलब ये होता है कि अब जो है वो बाकी पर्पसेस पूरे हो गए हैं। सो व्हाट वुड हैपन नाउ, सरप्लस ग्लूकोज में प्लांट जो है वो उसको किस फॉर्म में कर देता है, स्टार्च की फॉर्म में, कि ठीक है जी स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर कर दिया जाए, ठीक है। या वो उसको स्टोर करेगा अपने लीव्स में, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो अपने लीव्स में स्टोर करे, या वो उसको स्टोर कर देगा रूट्स में। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि बहुत से ऐसी रूट्स हैं जिनमें स्टार्च होता है, खास तौर पर पोटैटो, ठीक है। तो वो स्टार्च की फॉर्म में उसको डिपॉजिट कर देता है। उसके बाद जो है वो सरप्लस फूड, और कहां पर सरप्लस ग्लूकोज, वो कहां पर हो सकता है। मैं इसको नंबर 3 इसलिए दे रहा हूं कि तीसरा यूज जो है वो सिर्फ तब होगा जब सरप्लस होगा। उसके बाद वो अपना जो होता है उसको चेंज करता है सुक्रोज में। सुक्रोज में कैसे चेंज करता है, पहले तो ये समझ लीजिए
ये बनाता है एक ग्लूकोज, और दूसरा ग्लूकोज जो है उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, फ्रुक्टोज में। ठीक है, मतलब ये कि एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज बनाता है और दूसरे ग्लूकोज को बनाकर उस ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। और यहां से आप गेस कर सकते हैं कि जिस वक्त प्लांट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाता है तो क्या बनता है, सुक्रोज। अब ये प्लांट जो है ये भी स्टोर कर सकता है डिफरेंट फ्रूट्स में। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हों जो कि फ्रुक्टोज को फ्रूट्स में स्टोर कर दें। ठीक है, लेकिन जो है वो अब ये यूजेस जो है, इसका मतलब है अब आपके सामने डिफरेंट यूजेस हैं। प्लांट ग्लूकोज को सिर्फ अपनी एनर्जी के लिए नहीं करता, प्लांट को ग्लूकोज की बहुत जगहों पे जरूरत होती है। प्लांट ने लिग्निन बनाना है, प्लांट ने सेलुलोज बनाना है, प्लांट ने पेक्टिन बनाना है, प्लांट ने स्टार्च बनाना है, प्लांट ने सुक्रोज बनाना है, प्लांट ने अपनी एनर्जी के तौर पर यूज करना है। ये सारे यूजेस जो हैं वो ग्लूकोज के हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के अपने लिए भी, और उसके बाद वो उसके फ्रूट वगैरह भी बना लेता है। तो यहां से अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्लांट ने, हाउ डज प्लांट ट्रांसपोर्ट, कहीं भी जा रहा है, फर्ज करें कि आपने कहीं पर एनर्जी भेजनी है। अब स्टेम जो है, प्लांट ट्रांसपोर्ट, अब स्टेम स्टेम के अंदर जो है वो बड़ी हैवी किस्म की सेल डिवीजन चल रही होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज या फिर सुक्रोज, कोई भी चीज। सुक्रोज के बारे में मैं उस दिन पढ़ रहा था कि प्लांट नेसेसरीली अपने जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको सुक्रोज की फॉर्म में क्यों चेंज करता है, वो उसका बड़ा टेक्निकल आंसर है। मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जिनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्यूपाइड नहीं होता। जब वो दो ग्लूकोज बॉन्ड बनाएंगे ना, मतलब एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बॉन्ड बना रहे हैं, तो ग्लूकोज अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, फ्रुक्टोज अगर इस डायरेक्शन में आए ना, तो ये रिड्यूसिंग है। इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि फंक्शनल ग्रुप इसका फ्री है, और फंक्शनल ग्रुप अगर फ्री है तो ये आगे बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्रुक्टोज इस डायरेक्शन में आए कि दोनों के फंक्शनल ग्रुप हेड टू हेड कोलिजन करें, तो फिर अब ये मजीद ग्लूकोज ऐड नहीं कर सकते। दोबारा सुनिए, जब ये मजीद शुगर ऐड ना कर सके, इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के क्रॉस में आ जाएं और ये मजीद शुगर ऐड ना कर सके इस मॉलिक्यूल में, तो उसको आप कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, और उसकी वजह से उसकी जो डिकम्पोजिशन है या उसका जो लॉस है वो जल्दी नहीं होता। नंबर टू, ये जो सुक्रोज होता है इसका जो ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये स्टोरेज के लिए निस्बतन स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इस वजह से प्लांट्स को, हाँ एक और चीज, हाँ, इसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इजी होती है। ट्रांसपोर्ट जो है वो, ट्रांसपोर्ट में इसका प्रेशर बिल्ड करना वो इजी होता है। ठीक है, जो प्रेशर फ्लो थ्योरी हमने पढ़ानी है ना मैंने आपको, उसमें इसका ट्रांसपोर्ट जरा इजी होता है। अब देखिए, हाउ डज प्लांट ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज और सुक्रोज। अब चाहे वो फ्रूट को ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, चाहे उसने किसी जगह पर जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करनी हो। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ऐसा टिश्यू है ना जो मुस्तकिल कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है। ठीक है, चाहे उसने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करनी हो, चाहे वो उसने जो है वो रूट में ट्रांसपोर्ट करनी हो, कहीं भी ट्रांसपोर्ट करनी हो, ट्रांसपोर्ट हमेशा किसके जरिए होनी है, इन एनी केस ट्रांसपोर्ट होनी है फ्लोएम में। सो ऑब्वियसली जो फ्लोएम है, यहां पर अब हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ही हमें जो है वो समझ आएगी। जी बेटा, सबसे पहले तो एक बात अपने जहनों में रख लीजिए कि जो फ्लोएम है उसको हम, बल्कि बुक वाली डायग्राम जो है उसी की तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास जो है वो एक सीव ट्यूब एलिमेंट यानी फ्लोएम सेल है। ठीक है, और इस फ्लोएम सेल की इंटरनल सेल वॉल ये है। मैं ये हमेशा डबल सेल वॉल बनाता हूँ क्योंकि इनमें सेकेंडरी सेल वॉल होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने दरमियान में जो जगह छोड़ी, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये सीव है, तो हम इसके नीचे एक और सेल वॉल जो है वो भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें कम से कम दो सेल जो है वो यहाँ पर बनाने होंगे ये डायग्राम समझने के लिए, ये फिनोमेना समझने के लिए। सो अब आप यहाँ पर देखिए कि ऐसे
ठीक है। अब ये जो है वो आप लोगों को बेटा बात रियलाइज होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं ना लीफ की, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अब आप लोगों को एक बात जो है यहाँ पर बता देता हूँ कि जो लीफ होता है उसके हवाले से एक बात जो आप लोगों ने जहन में रखनी है बेटा वो ये है कि लीफ की दरमियान में एक अदद थिक रिब जा रही होती है, ठीक है। ये जो रिब जा रही होती है ये डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है। जिस लीफ में ये रिब डिवाइड ना हो वो मोनोकॉट लीफ होता है, उसका इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप इस वक्त ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये आप एक्चुअली मेन रिब नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हैं इतना एरिया, ठीक है, ये। सो लेट्स डिस्कस दिस। आप यहाँ पर ये वाला एरिया जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक जो ब्रांच ब्रांच है, जो एक ब्रांच है उसकी, उसके साथ मौजूद मीजोफिल सेल्स को आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपने ब्रांच वाला फ्लोएम बनाया ना, ब्रांच वाला फ्लोएम, ऑब्वियसली इस ब्रांच वाले फ्लोएम के साथ ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं मेन रिब की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस ब्रांच फ्लोएम के साथ ही यहाँ पर जो है वो एक और डक्ट भी जा रही है जिसके सेल्स डेड हैं और जिसके दरमियान में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है, लेकिन उसके सेल्स जो हैं वो सेल वॉल के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो कौन सी डक्ट है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये वो डक्ट है जो प्लांट के वाइटल प्रोसेस को कैरी करती है, यानी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं। ऑब्वियसली ये जो डक्ट है ये जाइलम की डक्ट है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के सामने एक पत्ते की ब्रांच मैंने बनाई है ना, ठीक है, पत्ते के अंदर जो मैंने रिब की ब्रांचेस बनाई हैं, ये जो फ्लोएम मैं आपको पढ़ाने लगूं ये उस ब्रांच का है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर उसके साथ ही फ्लोएम की डक्ट भी जा रही है। और ये बात भी आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि अगर ये पत्ता है तो इसकी ब्रांच के इर्द गिर्द जो है वो कुछ सेल्स मौजूद होंगे जिनको नेसेसरीली आप कौन से सेल्स कहेंगे बेटा, इन सेल्स को आप नेसेसरीली कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मैं इधर जरा ऊपर करके बनाता हूँ इसको, क्योंकि इसके साथ आपने कंपेनियन सेल भी बनाना है। ये अगर आपके पास जो है वो सीव सॉरी जी, ये अगर आपके पास जो है वो सीव एलिमेंट है, सीव एलिमेंट मतलब फ्लोएम का सेल, सीव एलिमेंट है ये आपके पास, तो और ये जो है वो ये फ्लोएम की डक्ट है, यानी ये सीव ट्यूब है। ये एक मिनट ठहरिएगा, फ्लोएम, ये जाइलम, ठीक है। तो इसके साथ ही यहाँ पर एक और सेल आपको ड्रॉ करना होगा। जी बेटा, ये जो सेल है ये एक्चुअली वो सेल है जिसको मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा था कि इस सेल का काम है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्लोएम के अंदर किसकी, सुक्रोज की, या जो भी फूड आ रहा होता है। तो इस सेल को आप कहते हैं कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल। उसके बाद आइए अब हम जो है वो यहाँ पर बनाते हैं लीव्स। यहाँ लीव्स के सेल्स, ये आपका जो है वो है मेसोफिल सेल, ठीक है। ये मेसोफिल सेल है, इसके अंदर जो है वो आपको अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनानी होगी, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल इनके अंदर नहीं होती। सो आप इसके अंदर ये मैं जो ये इसके अंदर छोटे छोटे वेव्स क्रिएट कर रहा हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। उसके बाद आपको ये भी अच्छे तरीके से पता है कि दो तरह की लाइट्स होती हैं जो आइडियल होती हैं, वन इज रेड एंड द अदर वन इज ब्लू, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो एक और सेल इनके दरमियान में मौजूद होता है, इन दोनों के दरमियान में, यानी कंपेनियन सेल और जो म्यूजोफिल सेल है उसके दरमियान में एक और सेल मौजूद होता है जिसको मैंने आपको कहा था कि ये बंडल शीथ सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। अगर ये आप लोगों के उस डायग्राम में नहीं बना हुआ, ये आपका जो है वो म्यूजोफिल सेल है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो भी यहाँ से डेवलप होगी यहाँ पर जो है वो आपके पास छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं। और ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ये फॉर एग्जांपल यहाँ से इस सेल में आते हैं, बंडल शीथ सेल में। और बंडल शीथ सेल्स में फर्ज कर दिया कि ये डिफ्यूजन के जरिए आते हैं। अगर हो सकता है कि ये इस तरह आते हों कि इस इनके अंदर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, या ये है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, लेकिन जो भी है ये पहले शीथ सेल्स में आएंगे। बंडल शीथ सेल एक और टिश्यू है, मैंने आपको बताया है ना कि लीव्स में काफी तरह के टिश्यूज होते हैं, ये वन ऑफ देम है। उसके बाद यहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटीपी यूज करते हुए कंपेनियन सेल तक आएंगे। क्या वजह है? क्योंकि बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स एटीपी के ऑलरेडी इस कंपेनियन सेल में मौजूद है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर ग्लूकोज जो है उसका वो खत्म करने लगा हूं। मुझे एकदम याद आया कि हमने असल में जो आर्टिकल के अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट करनी है वो करनी है सुक्रोज की। तो हम यहाँ पर अब वर्ड यूज करेंगे सुक्रोज का। तो अब सुक्रोज जो है वो ऑलरेडी इस सेल में मौजूद है, कंपेनियन सेल में ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ से पीछे से मजीद सुक्रोज जो है वो अगले सेल में जा रही है। तो आपको पता है कि जब सोल्यूट पोटेंशियल ऑलरेडी ज्यादा है, सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो ऑलरेडी इस सेल का ज्यादा है, आप मजीद सोल्यूट भेजेंगे तो आपको एटीपी भेजनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। आप जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर बेटा, यहां से ऊपर से और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं, यानी कि कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल जो हैं वो इधर भी मौजूद हैं जो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, या टुवर्ड्स यहां से जो मूवमेंट होगी सोल्यूट की वो ऑब्वियसली मेन ब्रांच की तरफ होगी ना बेटा। जो मेन ब्रांच है, जितनी ब्रांचेस हैं वो जो भी फ्लोएम कैरी करेंगी अपने अपने सेल से, वो सारी की सारी ब्रांचेस जितना सोल्यूट होगा वो मेन ब्रांच, जिसको आप मिड रिब भी कहते हैं, वहां तक लेकर जाएगी फूड को। ठीक है, मिड रिब। तो अब आप यहां पर देख लीजिए कि ये सुक्रोज जब यहां पर ट्रांसपोर्ट होगी तो कुछ ऑलरेडी सुक्रोज ऊपर से भी आ रही है। जब ये ऑलरेडी सुक्रोज यहां मौजूद है और आपको ये वाली सुक्रोज भी इधर भेजनी है, तो वंस अगेन आपका सोल्यूट पोटेंशियल काफी ज्यादा है। सोल्यूट पोटेंशियल काफी ज्यादा होने की वजह से जब आप दोबारा से इसको बाकी सुक्रोज के होते हुए मजीद सुक्रोज भेजेंगे तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, यहां पर एटीपी यहां पर जो है वो स्पेंड करनी पड़ेगी, ताकि जो सुक्रोज मॉलिक्यूल हैं वो कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब एलिमेंट में पहुंच जाएं। जी बेटा, यहां तक अगर आपका क्वेश्चन है तो जल्दी से बताइए मुझे। नो सर। अच्छा, जब एक दफा यहां पर पहुंच गए तो अब आप देखिए कि वंस अगेन आपका वो पुराना कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर यूज होने लगा। बेटा, इस सेल का जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाएगा, ओ सॉरी राइज हो जाएगा, और जो वाटर पोटेंशियल है वो यहाँ का ड्रॉप कर जाएगा। दूसरे मार्कर से बना लें, दूसरे पॉइंटर से, ये नजर नहीं आ रहा, ये देखिए कि यहाँ पर जो सोल्यूट पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल वो राइज कर जाएगा, और जो वाटर पोटेंशियल है वो फॉल कर जाएगा। और वाटर पोटेंशियल आपको पता है ऑब्वियसली रूल क्या है कि जो वाटर पोटेंशियल है वो हायर टू लोअर मूव करता है। अब लकीली क्या है कि इसके बिल्कुल नेबर में एक डक्ट जा रही है जिसमें वाटर ही वाटर है, और वो कौन सी है, वो है जाइलम। सो यहां से वाटर जो है वो तेजी से इस तरफ को ऑस्मोसिस के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा। इसका क्या मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो जाइलम से फ्लोएम में आएंगे। अब आप देखिए कि बेसिकली यहां क्या हो रहा है कि एक तो आप सोल्यूट पोटेंशियल को स्टेबलाइज करने के लिए, सोल्यूट पोटेंशियल को फॉल करने के लिए, या कम से कम सोल्यूट पोटेंशियल को अंडर कंट्रोल लाने के लिए आप वाटर मॉलिक्यूल यहां तक ला रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक और चीज जो है वो क्या है, वो ये है कि यहां पर लिमिटेड प्लाज्मोडेस्माटा है। आप कहते हैं कि आपने जो है वो 100 लोगों को भेजना है 3 दरवाजों से। अगर आपने 100 लोगों को 3 दरवाजों से भेजना है तो जब सारे लोग दरवाजे तक पहुंचेंगे तो दरवाजे में रश नहीं लग जाएगा, दरवाजे में रश लग जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है वो मॉलिक्यूल्स जैम हो गए। जैम क्यों हुए हैं, जरा गौर कीजिए, मेरी बात के ऊपर गौर कीजिएगा। बेटा, यहां सुक्रोज ऑलरेडी मौजूद है, यहां सुक्रोज पहले से मौजूद है इस जगह पर। ठीक है, यहां सुक्रोज पहले से मौजूद है, ऊपर से सुक्रोज आए चली जा रही है, मजीद आए चली जा रही है। ठीक है, इधर से जो कंपेनियन सेल है वो भी एटीपी के जरिए सुक्रोज इसमें फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है। इसका मतलब है यहां सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है, सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है तो इधर से वाटर जो है वो मजीद आना शुरू हो जाता है, वाटर के आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, वाटर आना शुरू हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब इस तरह से जैम हो जाएगा तो यहां पर वाटर और सुक्रोज, और खास तौर पर वाटर जो है वो इस जगह पर क्या क्रिएट करेगा, वाटर इस जगह पर क्रिएट करेगा एक अदद प्रेशर, जिसको आप कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और उस हाइड्रोस्टैटिक, क्योंकि देखें जितना वाटर आएगा उतना क्या होगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, और वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा, एक और चीज बढ़ जाएगी, क्या भला, प्रेशर पोटेंशियल। जी, वाटर पोटेंशियल जो है वो जब बढ़ेगा तो प्रेशर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा तो वो जो सारा वाटर है वो नीचे को फोर्स लगाएगा।
ये सारा वाटर नीचे को फोर्स लगाएगा और इसकी वजह से आप इसको कहते हैं प्रेशर, और इसके प्रेशर की वजह से सुक्रोज जो है वो फास्टली आगे को मूव करेगी, विच इज नोन एज प्रेशर फ्लो थ्योरी। ठीक है, सुक्रोज आगे को मूव करेगी और फॉर एग्जांपल यहां से सुक्रोज जो है वो चली जाती है अपने सिंक की तरफ, एग्जांपल ले लीजिए, सिंक में चली जाती है। तो जैसे ही सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा ना, क्योंकि जब एक दफा सुक्रोज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी सिंक में, तो जैसे ही सोल्यूट कम होगा तो जो वाटर है वो भी वापस चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही सोल्यूट कम हुआ, सोल्यूट पोटेंशियल कम हुआ, वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो गया, तो वाटर को फिर वापस भेज दिया जाएगा। दिस इज हाउ द ऑर्गेनिक सोल्यूट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम।